ये निर्मल वर्मा की कहानी है, दहलीज। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोने में पत्तियों से घिरा हुआ। धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा है। शुरू मार्च की बसंती हवा घास को सेहरा सहला जाती है। बहुत बरसों के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है शम्मी भाई अभी खिलखिला कर हंस देंगे। और आपा, बरसों पहले जिनका नाम जेली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियां खोदते हुए पूछेंगी, रूनी जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वो बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला। वही बंगला है, मार्च की वही खुशबू, वही खुश्क गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सूनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वो घास पर लेटी है। बस अब अगर मैं मर जाऊं, उसने उस घड़ी सोचा था। लेकिन वो दोपहर ऐसी ना थी कि केवल चाहने भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में 3 पेड़ों का झुरमुट था। ऊपर की फुनगियां एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच के आकाश की नीली फांक कभी मुद जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोल के तार को देखो तो घास पर लेटकर अधमुंदी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है कैसे वो हिल रहा है हौले हौले। अनझिप आंख से देखो, पलक बिल्कुल न मूंदो, चाहे आंखों में आंसू भर जाए तो भी रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पे हल्के हल्के तैरने लगती है। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वो जेली को अपने स्टाम्प एल्बम के पन्ने खोल के दिखलाती है और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है? सुमात्रा कहाँ है? वो जेली के प्रश्नों के पीछे छिपे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पे आ खड़ी होती है। हर रोज़ नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं और जब शनिवार की दोपहर को शम्मी भाई होटल से आते हैं तो जेली कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में घुली घुली सी ज्योति निखर जाती है और वो रूनी के कंधे झकझोर के कहती है, जा जरा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर को रुकती है। वो जाए या वहीं खड़ी रहे, जेली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना और लंबा फासला है। उस फासले के दूसरे छोर पे जेली है, शम्मी भाई है। वो इन दोनों में से किसी को छू नहीं सकती। वो दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे भेजकर जेली शम्मी भाई के संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर अकेली भाग रही है बंगले की तरफ। पीली रोशनी में भीगी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन। हवा दूर के मटियाले एरियल पोल के पंख को सहला जाते हैं। सर और गिरती हुई लहरों की तरह
झाड़ियाँ झुक जाती हैं। आँखों से फिसल कर वो बूंद पलकों की छाँव में कांपती है, जैसे वो दिल की धड़कन है जो पानी में उतर आई। शम्मी भाई जब होटल से आते हैं तो वे उस शाम लॉन के बीचों बीच कैनवास की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने ज़माने का है। शम्मी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जेली सुई बदलती है और वो रूनी चुपचाप चाय पीती है। जब कभी हवा का कोई तेज़ झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टिकोजी और जेली के सुनहले बालों को हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है कि किसी दिन हवा का इतना ज़बरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और वो तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। शम्मी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वो और जेली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर उनके हिलते हुए होठों को निहारती हैं। रिश्ते में शम्मी भाई चाहे उनके कोई न लगते हों, लेकिन उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच कभी हुआ हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वो इस शहर में आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उनके ही घर रहे थे। जब कभी वो शनिवार को उनके घर आते हैं तो अपने संग जेली के लिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से अंग्रेज़ी उपन्यास और अपने दोस्तों से मांग के कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने बरसों बाद भी जब उसे शम्मी भाई के दिए हुए कुछ अजीब अजीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए हुए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को चार चांद लगा के शम्मी भाई ने कब सदियों पहले की सुकुमार राजकुमारी मेहरू निसा बना दिया कोई नहीं जानता। वो रेहाना से रूनी बन गई, आपा पहले बेबी बनी, उसके बाद जेली आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बन के रह गई। शम्मी भाई के नाम इतने बरसों बाद भी लॉन की घास और बंगले की दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतन और अमर है। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उगाती हैं। एक आवाज़ उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और शम्मी भाई के सिर झुकते हैं, उठते हैं, मानो वे चार आंखों से घिरी झील में एक दूसरे की छायाएं देख रहे हो। और शम्मी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना ना करना कोई मायने नहीं रखता। उनके सामने जैसे सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कहीं गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वो फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती तो मोह रह जाता है ना गिरने का। और जेली पे रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है जो शम्मी भाई जेली में ऐसा क्या कुछ है जो शम्मी भाई उसमें देखते हैं और वो रूनी में नहीं देखते। और जब शम्मी भाई जेली के सॉन्ग रिकॉर्ड बजाते हैं, ताश खेलते हैं, मेज़ के नीचे अपना पाँव उसके पाँव पर रख देते हैं तो वो अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के परे चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहाँ एक अजीब सी मायावी रहस्यमयता में डूबा झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखना, ये क्या कभी नहीं हो पाएगा। मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंखें मूंद कर सोचा, मैं चाहूँ तो कभी भी मर सकती। इन 3 पेड़ों के झुरमुट के पीछे ठंडी गीली घास पर, जहाँ से हवा में डोलता हुआ एरियल पोल दिखाई देता है। हवा में उड़ती हुई शम्मी भाई की टाई, उनका हाथ
उनकी हर उंगली के नीचे कोमल सफ़ेद खाल पर लाल लाल से गड्ढे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गड्ढे, जिन्हें अगर छुओ, मुट्ठी में भींचो, हल्के से सहलाओ तो कैसा लगेगा, सच कैसा लगेगा। पर शम्मी भाई को नहीं मालूम कि वो उनके हाथों को देख रही है, हवा में उड़ती उनकी टाई उनकी झिपझिपाती आंखों को देख रही है। ऐसा क्यों लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू अपने में धीरे धीरे घेर रही है। उसके शरीर की एक एक अंग की गांठ खुलती जा रही है। मन रुक जाता है और लगता है कि वो लान के बाहर निकलकर धरती के अंतिम छोर तक आ गई है और उसके परे केवल दिल की धड़कन है, जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके ही संग ये सब होता है या जेली के संग भी? तुम्हारी एल्बम कहाँ है? शम्मी भाई धीरे से उसके सामने आके खड़े हो गए। उसने घबरा कर शम्मी भाई की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। जानती हो उसमें क्या है? शम्मी भाई ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। रूनी का दिल धौंकनी की तरह धड़कने लगा। शायद शम्मी भाई वही बात कहने वाले हैं जिसे वो अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन ही मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो शम्मी भाई ने उसके लिए, केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्रॉक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं, मानो शम्मी भाई की आवाज़ ने उसकी नंगी पसलियों को हौले से उमेट दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टिकोजी पर लाल नीली मछलियाँ काढ़ी गई हैं। वो अभी उछल के हवा में तैरने लगेंगी और शम्मी भाई सब कुछ समझ जाएंगे। उसे कुछ भी छिपा न रहेगा। शम्मी भाई ने नीला लिफाफा मेज़ पर रख दिया और उसमें से टिकट निकालकर मेज़ पे बिखेर दिए। ये तुम्हारी एल्बम के लिए है। वो एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक गहरी अंधेरी खाई खुलती जा रही है। जेली जो माली के फावड़े से क्यारी खोदने में जुटी थी, उनके पास आके खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देखो रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वो रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाय ख़त्म हो गई थी। मेहरुन्निसा ताश और ग्रामोफोन लेकर भीतर जाने लगी और जाते जाते कह गई कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन रात होने में भी देर थी और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी को कोई उत्साह नहीं था। शम्मी भाई ने सुझाव दिया कि वो कुछ देर के लिए वाटर रिजर्वायर तक घूमने चले। उस प्रस्ताव पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और वे कुछ ही मिनटों में बंगले की सीमा पार करके मैदान की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और ढूंढों के बीच बेरों की झाड़ियाँ थीं। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी धारा उगाई थी। सड़ते हुए सीले हुए पत्तों से एक अजीब नशीली सी बोझिल कसैली गंध आ रही थी। धूप की मैली तहों पर बिखरी बिखरी सी हवा थी। शम्मी भाई सहसा चलते चलते ठिठक गए। रूनी कहाँ है? अभी हमारे आगे आगे चल रही थी, वो जेली ने कहा। उसकी सांस ऊपर चढ़ती है और बीच में ही टूट जाती है। दोनों की आंखें मैदान के चारों ओर घूमती हैं। मिट्टी के ढूंढों पर पीली धूल उड़ती है, लेकिन रूनी वहाँ नहीं है। बेर की सूखी मटियाली झाड़ियाँ हवा में सरसराती है, लेकिन रूनी वहाँ नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों के झुरमुट में बंगला छिप गया है। लॉन की छतरी छिप गई है। केवल उनके शिखरों के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर ऊपर फुनगियों का हरापन सफ़ेद चांदी में पिघलने लगा है। धूप की सफ़ेदी पत्तों से
चांदी की बूंदों सी टपक रही है। वो दोनों चुप हैं। शम्मी भाई पेड़ की टहनी से पत्थर के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच रहे हैं। जेली एक बड़े से चौकोर पत्थर पर रुमाल बिछा के बैठ गई है। दूर मैदान के किसी छोर से स्टोन कटर मशीन का घरघराता स्वर सफ़ेद हवा में तिरता आता है, मुलायम रुई में ढकी हुई आवाज़ की तरह, जिसके नुकीले कोने झड़ गए हैं। तुम्हें यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता? शम्मी भाई ने धरती पर सिर झुकाए धीमे स्वर में पूछा। तुम झूठ बोले थे, जेली ने कहा। कैसा झूठ जेली? तुमने बेचारी रूनी को बहकाया था। अब वो ना जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वो वाटर रिजर्वायर की तरफ गई होगी, कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। शम्मी भाई उसकी ओर पीठ मोड़े टहनी से धरती पे कुछ लिख रहे हैं। जेली की आंखों पर एक छोटा सा बादल उमड़ आया कि आज शाम कुछ नहीं होगा, क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। उसका दिल रबर के छल्ले के मानंद खिंचता चला जा रहा था। शम्मी, तुम यहाँ मेरे संग क्यों आए? और वो बीच में रुक गई। उसकी पलकों पर रह रह के एक नरम सी आहट होती है और पलकें मुड़ जाती हैं। उंगलियां स्वयं चालित सी मुट्ठी में भिंच जाती हैं, फिर विवश होकर अपने आप खुल जाती हैं। जेली, सुनो। शम्मी भाई जिस टहनी से ज़मीन को कुरेद रहे थे, वो टहनी कांप रही थी। शम्मी भाई के इन दो शब्दों के बीच कितने पत्थर हैं, बरसों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है, जो बरसों बाद इस शाम उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। शम्मी भाई, प्लीज़ प्लीज़, जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? वो बंगले की तरफ चलने लगे। ऊबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छायाएं ढलती हुई धूप में सिलटने लगी। ठहरो। बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई रूनी के होंठ फड़क उठे। ठहरो। एक क्षण लाल भुरभुरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना झांकता है। गुनगुनी सी सफ़ेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने रिकॉर्ड की जानी पहचानी ट्यून, जो चारों ओर फैली घास के तिनकों पर बिछड़ गई है। सब कुछ इन दो शब्दों पर थिर हो गया है, जिन्हें शम्मी भाई ने टहनी से धूल कुरेदते हुए धरती पर लिख दिया था। जेली, लव। जेली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने सालों के बाद आज भी जेली को नहीं मालूम कि उस शाम शम्मी भाई ने कांपती टहनी से जेली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसे बाद समय की धूल उन शब्दों पे जम गई है। शम्मी भाई, वो और जेली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, पर आज भी रूनी को लगता है कि मार्च की उस शाम की तरह वो बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी खड़ी है। शम्मी भाई समझे थे कि वो वाटर रिजर्वायर की तरफ चली गई थी पर वो सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निष्पन्द आंखों से उन्हें देखती रही थी, उस पत्थर को देखती रही थी जिस पर कुछ देर पहले शम्मी भाई और जेली बैठे रहे थे। आंसुओं के पीछे सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शम्मी भाई का कांपता हाथ, जेली की अधमुदी सी आंखें। क्या वो इन दोनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली हैं।
उस शाम की धूप के परे एक हल्का सा दर्द है, आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के एक कतरे में ढड़क आया था। इस शाम से परे बरसों तक स्मृति का उद्भ्रांत पाखी किसी सोनी पड़ी हुई उस धूल पे मंडराता रहेगा जहां केवल इतना भर लिखा था, जेली लव। उस रात जब उनकी नौकरानी मेहरुन्निसा छोटी बीबी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले कभी ऐसा न देखा था। छोटी बीबी आज अभी से सो गई? मेहरू ने बिस्तर के पास आकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंदे लेटी है। मेहरू और पास खिसक गई है। धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीबी क्या बात है? और तब रूनी ने अपनी पलकें उठा ली और छत की ओर लंबे समय तक देखती रही। उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खिंचाई, मानो वो दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू, बत्ती बुझा दे, उसने संयत निर्विकार स्वर में कहा। देखती नहीं, मैं मर गई हूं।